हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हम कौन हैं? हमारा मन चलता क्यों रहता है? और क्या सच में ध्यान से मुक्ति संभव है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो इन सभी सवालों का जवाब देती है, और वो भी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से। ये कोई सामान्य किताब नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की कुंजी है। द सुप्रीम डॉक्ट्रिन बाय ओशो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो मन और आत्मा के बीच छिपा है। अध्याय 1, द माइंड इज द प्रॉब्लम। ओशो की पुस्तक द सुप्रीम डॉक्ट्रिन के पहले अध्याय में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय को उठाते हैं। मन ही समस्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि समस्याएं बाहर की दुनिया में हैं, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझने, समाज के नियम आदि। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली समस्या बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है, और वह है हमारा मन। मन क्या है? ओशो बताते हैं कि मन सिर्फ विचारों की एक श्रृंखला है। यह हमारा मूल नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम्ड सिस्टम की तरह है जो हमने समाज, शिक्षा, परवरिश और अनुभवों से सीखा है। ये विचार लगातार चलते रहते हैं और हम उनसे इतना जुड़ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम उस विचार को देखने वाला दृष्टा है। मन क्यों समस्या है? ओशो कहते हैं, दिमाग आपका दोस्त नहीं है। इट हैज़ बिकम योर मास्टर एंड दैट इज द मिजरी। जब तक मन हमारा मालिक बना रहेगा तब तक हम कभी भी सच्ची शांति, प्रेम और जागरूकता को नहीं जान सकते। मन हमेशा भूतकाल की यादें या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। लेकिन जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है। हम वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारा मन कभी अभी में टिकता ही नहीं। समाधान, मन से दूरी बनाओ। ओशो किसी मन को मारने की बात नहीं करते। वह कहते हैं, डोंट फाइट विद द माइंड, जस्ट वॉच इट। अवेयरनेस इज द की। इसका उपाय है जागरूकता, अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उनके साथ अपनी पहचान खत्म हो जाती है। अब आप विचारों से अलग हो जाते हैं, आप केवल दृष्टा बन जाते हैं। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो, बस वैसे ही अपने विचारों को देखना शुरू कर दो। ये ध्यान, मेडिटेशन की शुरुआत है। समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर है। आप मन नहीं हैं, आप तो साक्षी हो। जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। लड़ो मत, देखो और सब बदल जाएगा। उत्सुकता बढ़ाने वाला सवाल, अगर हम मन नहीं हैं और अगर विचारों से परे भी कुछ है, तो हम असल में कौन हैं? क्या हमारे स्व की कोई वास्तविक पहचान है या वह भी एक भ्रम है? जानने के लिए जुड़िए हमारे अगले अध्याय में, जहां ओशो उस गहराई में उतरते हैं कि स्वयं का अनुभव क्या है और सच्ची चेतना को कैसे जाना जाए। अध्याय 2, द सेल्फ इज नॉट व्हाट यू थिंक। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मन समस्या है और हम मन नहीं हैं। लेकिन अगर मन हम नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? क्या हमारा स्व, सेल्फ एक स्थिर पहचान है या यह भी एक भ्रम है? ओशो इस अध्याय में स्वयं की पहचान और उसकी वास्तविकता पर गहराई से चर्चा करते हैं। स्वयं की गलत धारणा, अधिकांश लोग अपने आप को अपने नाम, परिवार, पद, पहचान, विचारों और भावनाओं के रूप में समझते हैं। यही हमारे अस्व की सामान्य धारणा है। पर ओशो कहते हैं कि ये सब बाहरी वस्तुएं हैं, अस्थायी हैं, और इनसे हम सच्चे अस्व तक नहीं पहुंच सकते। हमारी असली पहचान किसी भी बाहरी चीज से जुड़ी नहीं होती। यदि यह पहचान बाहरी चीजों से होती तो वे चीजें बदलने पर हमारा स्व भी बदलना चाहिए। लेकिन असली स्व स्थिर और शाश्वत होता है। असली स्व का अनुभव, ओशो बताते हैं कि असली स्व एक अनुभव है। यह वह जागरूकता है जो मन और शरीर दोनों से परे है। यह न तो विचार है, न भावना, न शारीरिक रूप। यह तो वह देखने वाला है जो हर चीज को देख रहा है। असली स्व को जानने के लिए मन की गहराई से बाहर निकलना पड़ता है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, तब हम उस अस्व को अनुभव कर पाते हैं। यह अनुभव शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि यह भावना या विचार नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। स्वयं और अहंकार में फर्क, ओशो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग अपने अहंकार को स्व समझ बैठते हैं। अहंकार हमारा वह हिस्सा है जो खुद को दूसरों से अलग, महत्वपूर्ण और स्थायी मानता है। पर असली स्व अहंकार से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अहंकार खुद को सीमित करता है,
जबकि स्व का अनुभव मुक्त और असीम है। ध्यान का महत्व। स्व का अनुभव पाने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम मन के विचारों से ऊपर उठते हैं और उस चेतना के संपर्क में आते हैं जो स्व है। ओशो कहते हैं कि ध्यान की यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें उस वास्तविकता की ओर ले जाती है जो दिमाग से परे है। हमारा स्व वह नहीं है जो हम सामान्यतया सोचते हैं। असली स्व एक स्थिर शाश्वत जागरूकता है। अहंकार और स्व में अंतर है। ध्यान से ही असली स्व का अनुभव संभव है। अगर हमारा असली स्व चेतना है और मन तथा अहंकार उससे अलग है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पूरी तरह अपने स्व से जुड़ जाएं और जीवन की हर समस्या से मुक्त हो जाएं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले अध्याय के साथ, जहां हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने भीतर की उस सर्वोच्च चेतना को जागृत कर सकते हैं। अध्याय 3, जागरण के कॉन्शियसनेस। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारा असली स्व स्थिर और शाश्वत चेतना है जो मन और अहंकार से परे है। अब सवाल उठता है, हम इस चेतना को कैसे जागृत कर सकते हैं? क्या चेतना की यह जागृति किसी प्रक्रिया के माध्यम से होती है? ओशो इस अध्याय में चेतना की जागृति के महत्व और उसके मार्ग को विस्तार से बताते हैं। चेतना क्या है? चेतना केवल जागने की स्थिति नहीं है जैसा हम सामान्यतया समझते हैं। ये एक गहरा अनुभव है जिसमें हम न केवल अपने विचारों या शरीर से बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। चेतना वह प्रकाश है जो हर चीज को जानने और देखने की क्षमता प्रदान करता है। जागृति का मतलब है मन के भ्रम से बाहर निकलना और उस शुद्ध चेतना के संपर्क में आना जो हमेशा मौजूद रहती है। ये जागृति अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी। ओशो कहते हैं कि यह जागृति किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास का परिणाम नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक स्थिति है जिसे हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। मन की बाधा और जागृति, मन की शोरगुल और लगातार विचार हमें चेतना की जागृति से रोकते हैं। जब मन शांत होता है तभी चेतना की वह गहराई खुलती है। ध्यान, मौन और खुद पर निरीक्षण के माध्यम से हम इस शांति की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब चेतना की वास्तविकता हमारे सामने प्रकट होती है। जागरूकता की स्थिति, जागृति का अनुभव केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होना चाहिए। ओशो कहते हैं कि सच्ची जागरूकता वह है जो हर क्षण बनी रहे, चाहे आप काम कर रहे हों या आराम। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप हर अनुभव को बिना प्रतिक्रिया के, बिना जुड़ाव के सिर्फ देखते रहते हैं। यही जागरूकता जीवन को गहराई से समझने और अनुभव करने का तरीका है। जागृति के लाभ मानसिक शांति और स्थिरता, जीवन के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान, भय, चिंता और भ्रम से मुक्ति। हर अनुभव में पूर्णता और आनंद। चेतना की जागृति एक प्राकृतिक और गहरा अनुभव है। मन की शांति और निरीक्षण इस जागृति की कुंजी है। जागरूकता को केवल ध्यान में नहीं, हर पल में बनाए रखना जरूरी है। जागृति से जीवन के सारे पहलू बदल जाते हैं। अगर चेतना की यह जागृति संभव है तो क्या हम इसे पूरी तरह स्थायी बना सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा जागरूक रह सकें और जीवन की हर समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाए? जानने के लिए जुड़िए हमारे अगले अध्याय में, जहां ओशो इस स्थायी जागरूकता के रहस्यों को खोलेंगे। अध्याय 4, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। अब तक के अध्यायों में हमने जाना कि मन समस्या है, स्व विचारों से परे है और चेतना की जागृति ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। लेकिन चौथा अध्याय एक बहुत ही क्रांतिकारी सत्य उजागर करता है। जब तक हम ज्ञात से बंधे हैं, हम कभी भी सत्य को नहीं जान सकते। यह अध्याय हमें हमारी जानी पहचानी सीमाओं, धारणाओं और स्मृतियों से बाहर निकलने की चुनौती देता है। ज्ञात क्या है? ज्ञात का अर्थ है वह सब कुछ जो हमने अब तक जाना, पढ़ा, समझा या अनुभव किया है। यह हमारी शिक्षा, संस्कृति, धर्म, परंपरा, आदतें, स्मृतियां और व्यक्तिगत विचारों का संग्रह है। ओशो कहते हैं कि यह ज्ञात ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हम हर नए अनुभव को पुराने दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी प्रतिक्रिया स्वतः होती है, सोचने या देखने की क्षमता के बिना। ज्ञात से मुक्ति क्यों जरूरी है? जब हम किसी चीज को पहले से तय धारणा से देखते हैं तो हम उसे कभी भी वैसा नहीं देख सकते जैसा वह वास्तव में है। इसका अर्थ है हम हर चीज को फिल्टर करके देखते हैं।
और वही फिल्टर यानी झात हमें सत्य से काट देता है। ओशो कहते हैं, द पास्ट इज डेड एंड येट इट रूल्स यू। यू आर नॉट फ्री, यू आर अ प्रिजनर ऑफ योर मेमोरीज। जब तक हम झात के बंधनों में हैं, हम एक मशीन की तरह जीते हैं, बिना चेतना के, बिना ताजगी के। कैसे हो झात से मुक्ति? झात से मुक्ति कोई संघर्ष या लड़ाई का परिणाम नहीं है। ओशो बताते हैं कि इसे केवल देखने, समझने और जागरूक रहने से ही पाया जा सकता है। जब आप अपनी आदतों को बिना प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सोच को बाहर से देख पाते हैं, तब धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है। ये प्रक्रिया अहंकार की परतों को गिराने जैसी है। आप भीतर से खाली होते जाते हैं और उस खालीपन में ही सत्य प्रकट होता है। स्वतंत्रता का सही अर्थ ओशो के अनुसार असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। ये किसी विचारधारा से बंधी नहीं होती, ये किसी पहचान से जुड़ी नहीं होती। ये अज्ञात की ओर छलांग लगाने की हिम्मत होती है। जो व्यक्ति झात से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जिंदा होता है, क्योंकि अब वह हर क्षण को नएपन के साथ अनुभव करता है। झात, पुरानी जानकारी, धारणाएं, यादें हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को बाधित करता है। सत्य को जानने के लिए झात से मुक्त होना जरूरी है। यह मुक्ति ध्यान, निरीक्षण और आंतरिक मौन से आती है। असली स्वतंत्रता वह है जो भीतर से मिलती है, जब मन और स्मृति का वर्चस्व टूट जाता है। अगर हमें हर पुरानी धारणा से मुक्त होकर जीना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने अस्व को भी छोड़ना पड़ेगा? क्या आत्मा या मैं की धारणा भी झात का हिस्सा है? इस गहरे सवाल का उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें लेकर चलते हैं स्व की अंतिम परतों की ओर, जहां न कुछ जानना है न कुछ पकड़ना। अध्याय 5, द इल्यूजन ऑफ द सेल्फ। पिछले अध्याय में हमने समझा कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञात से मुक्त होना पड़ेगा, यानी उस हर चीज से जो हमने जाना, सीखा या अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारा स्व, सेल्फ, जिसे हम आत्मा, मैं या आई कहते हैं, क्या वह भी वास्तव में है, या वह भी बस एक धारणा है, एक मानसिक संरचना? ओशो इस अध्याय में इसी प्रश्न को संबोधित करते हैं और उनके उत्तर गहराई से हमारी आत्म धारणाओं को हिलाकर रख देते हैं। स्व एक स्थायी तत्व नहीं है। अधिकतर लोगों को यह विश्वास होता है कि शरीर नष्ट हो सकता है, मन बदल सकता है, लेकिन स्व या आत्मा जैसी कोई अमिट चीज भीतर है जो स्थायी है। ओशो इस विश्वास को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं स्व भी एक भ्रम हो सकता है, अगर हम उसे किसी विचार, भावना या अनुभव के आधार पर पहचानते हैं। उन्होंने कहा, एज लॉन्ग एज देर इज एनी सेंटर, एनी आई, यू आर नॉट ट्रूली फ्री। स्व का निर्माण कैसे होता है? ओशो के अनुसार स्व का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब हमें नाम दिया जाता है, जब हमें बताया जाता है कि हम लड़के हैं या लड़की, जब समाज हमें रोल, पहचान और अपेक्षाएं देता है, धीरे धीरे यह सारी जानकारी मिलकर एक केंद्र बनाती है जिसे हम मैं कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर यह मैं कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि बस यादों और पहचान का संग्रह होता है। मैं का टूटना ध्यान के अभ्यास में, जब व्यक्ति भीतर गहराई से उतरता है तो एक बिंदु आता है जब मैं जैसा कोई भी भाव पूरी तरह गायब हो जाता है। यह कोई नकारात्मक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक मुक्ति का अनुभव होता है। इस क्षण में व्यक्ति केवल शुद्ध चेतना रह जाता है, न नाम, न रूप, न अतीत, न भविष्य। और ओशो कहते हैं यही निर्वाण है। यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक प्रेम, करुणा और शांति का जन्म होता है। लेकिन भय क्यों लगता है? स्व के खोने का विचार डरावना लगता है, क्योंकि यही तो हमारी पूरी पहचान थी। लेकिन ओशो इसे मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म मानते हैं, जहां पुराना केंद्र समाप्त होता है और जीवन पहली बार पूरी तरह खुलता है। स्व जैसा हम सोचते हैं वह एक मानसिक कल्पना है। यह समाज, स्मृति और भाषा का निर्माण है, न कि कोई शाश्वत आत्मा। ध्यान और निरीक्षण से यह झूठा केंद्र टूटता है। जब मैं गायब हो जाता है तब शुद्ध चेतना प्रकट होती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर स्व भी एक भ्रम है तो वह कौन सी सत्ता है जो इन सभी परतों को देख रही है? क्या देखने वाला भी कोई नया भ्रम है, या वहां कोई ऐसा बिंदु है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर छिपा है अगले अध्याय में,
जहां ओशो चेतना के अंतिम अनुभव एकत्व की बात करते हैं। अध्याय 6, दृष्टा और दृश्य का विलय, चेतना की पराकाष्ठा। अब तक ओशो हमें एक गहरे आंतरिक यात्रा पर ले जाते रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहरी अस्तित्व से भीतर की दुनिया की ओर मुड़ती है। इस यात्रा में उन्होंने हमें बार बार अहंकार, स्मृतियों, मन और यहाँ तक कि ऐस्व की स्थायी धारणा से परे जाने का आह्वान किया है। लेकिन इस अध्याय में वे एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी स्तर को प्रकट करते हैं, जहाँ पर दृष्टा, ऑब्जर्वर, और दृश्य, ऑब्जर्व्ड, के बीच का भेद तक मिट जाता है। ये वही अवस्था है जिसे ओशो यूनिटिव कॉन्शियसनेस या अद्वैत चेतना कहते हैं, जहाँ द्वैत, ड्युअलिटी, का अंतिम पतन होता है और अस्तित्व अपनी समग्रता में एक हो जाता है। दृष्टा और दृश्य, आत्मनिरीक्षण का आरंभिक चरण। जब कोई व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है तो शुरुआत में एक स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। एक मैं है जो देख रहा है, जो अवलोकन कर रहा है, और दूसरा कुछ है जिसे देखा जा रहा है, जैसे विचार, श्वास की गति, शरीर की संवेदनाएं या भावनाएं। ध्यान की शुरुआत में यह भेद उपयोगी लगता है क्योंकि यह व्यक्ति को देखने की कला सिखाता है, प्रतिक्रिया देने के बजाय साक्षी भाव से देखना। लेकिन यहीं ओशो एक मौलिक प्रश्न उठाते हैं, क्या यह देखना भी एक मानसिक निर्माण नहीं है? क्या यह दृष्टा और दृश्य का विभाजन वास्तविक है, या यह भी हमारे चेतन मन की एक परियोजना है? ओशो का तात्पर्य है कि जिस क्षण हम किसी को देखने वाला और किसी को देखा गया मानते हैं, उसी क्षण हमने चेतना में द्वैत को स्थापित कर दिया, और द्वैत का यह बोझ ही हमारे भीतर संघर्ष, पीड़ा और भ्रम को जन्म देता है। द्वैत का धीरे धीरे पतन ध्यान में जब साधक और गहराई में उतरता है तो अनुभव की प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। अब न तो विचारों को बाहर से देखा जा रहा है, न ही भावनाओं को अलग से पहचाना जा रहा है। सब कुछ एक धुंधली रेखा पर आता है, जैसे दृष्टा और दृश्य का सीमांकन धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा हो। फिर एक ऐसा क्षणिक बिंदु आता है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही सत्ता में समाहित हो जाते हैं। अब कोई अलग खड़ा साक्षी नहीं बचता, न ही कोई अलग चल रहा अनुभव। सब कुछ एक अखंड, निर्बाध उपस्थिति में लीन हो जाता है। यहाँ न तो मैं बचा होता है, न ही यह। यहाँ सिर्फ होना, बीइंगनेस बचता है। यूनिटिव कॉन्शियसनेस, अद्वैत चेतना की झलक ओशो जिस स्थिति का वर्णन करते हैं वह वही अवस्था है जिसे भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में अद्वैत कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसका कोई दूसरा नहीं है। इस चेतना में समय की अनुभूति समाप्त हो जाती है। मैं कौन हूँ का प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाता है। न कोई उद्देश्य होता है, न कोई चाह। यह स्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक, मौनपूर्ण और पूर्णतया स्वतंत्र होती है। ये न तो चेतना का कोई सक्रिय अनुभव है और न ही निष्क्रियता की कोई शून्यता। ये दोनों से परे है। शब्दातीत अनुभव, विवेचना से परे यह अनुभव इतना गहन और सूक्ष्म है कि कोई भी शब्द, कोई भी विचार इसे संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इस स्थिति को समझा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। जब कोई इस स्थिति को छूता है तब पहली बार जीवन एक समग्रता में महसूस होता है। न कुछ पाने की लालसा बचती है, न कुछ खोने का भय। साधक उस क्षण में बस होता है, बिना किसी अपेक्षा, पहचान या प्रयास के। मन का विरोध, द्वैत पर आधारित संरचना, लेकिन यह स्थिति मन को पूरी तरह से विघटित कर देती है, क्योंकि मन की पूरी प्रणाली द्वैत पर आधारित है। मैं बनाम तू, सुख बनाम दुख, सत्य बनाम झूठ। जब यह द्वैत टूटता है, जब न कोई दृष्टा रहता है, न कोई दृश्य, तो मन के लिए यह एक खतरे की घंटी बन जाता है। मन इसे भ्रम मानता है या कोई असंभव अवस्था, परंतु सच तो ये है कि यही ध्यान की अंतिम अवस्था है और यही वह स्थल है जहां मन की भूमिका समाप्त हो जाती है। दृष्टा और दृश्य का भेद ध्यान का प्रारंभिक साधन हो सकता है, पर यह अंतिम सत्य नहीं है। ध्यान की गहराई में यह विभाजन मिट जाता है और केवल एक अखंड, अविभाज्य चेतना बचती है। यह वही अवस्था है जिसे ओशो यूनिटिव कॉन्शियसनेस या अद्वैत कहते हैं। इस अवस्था में मैं और तू, अनुभवकर्ता और अनुभव सब विलीन हो जाते हैं। यह चेतना की सर्वोच्च, पूर्ण
और मुक्त स्थिति है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, अगर दृष्टा और दृश्य का भेद भी समाप्त हो गया तो अनुभव किसका है? क्या इस अवस्था में जीवन का अर्थ भी बदल जाता है? क्या जीवन अब भी किसी के लिए अर्थपूर्ण है, या वह बस स्वाभाविक रूप से घटित होता है? क्या अब भी कोई उद्देश्य बचता है, या केवल मौन, शून्यता और सहजता रह जाती है? ओशो अगले अध्याय में इन अत्यंत गूढ़ प्रश्नों का सामना करते हैं, जहां वे मुक्ति, मौन और पूर्ण शून्यता की रहस्यमयी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 7, सबके सब अनुभव से परे शांति। पिछले अध्याय में ओशो हमें उस स्थिति तक ले गए थे जहां दृष्टा और दृश्य का अंतर मिट जाता है। अब वह हमें एक कदम और भीतर ले जाते हैं, जहां न कोई देखने वाला बचता है, न कोई देखने की प्रक्रिया। केवल मौन बचता है, बिना केंद्र के, बिना दिशा के। ये मौन साधारण मौन नहीं है, यह अहंकार के विसर्जन के बाद उभरा मौन है। न कुछ जानने को बचता है, न कुछ समझने को, केवल होना बचता है। अनुभव के पार जाना। ओशो बताते हैं कि अब तक हम हर बात को अनुभव के रूप में देख रहे थे। ध्यान का अनुभव, मौन का अनुभव, आत्मा का अनुभव, चेतना का अनुभव। पर अनुभव तब तक अधूरा है जब तक कोई अनुभव करता बचा है। जब तक कोई यह कह सकता है कि मैं शांत हूं, तब तक शांत अवस्था पूरी नहीं हुई। जब वह मैं भी चला जाए, तब मौन की पूर्णता घटती है। मौन क्या है? यह मौन शब्दों से परे है, विचारों से परे है। यह मौन शून्यता नहीं है, यह पूर्णता है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति का भाव नहीं। इसे ओशो कहते हैं अल्टीमेट फ्लावरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अंतिम प्रस्फुटन। क्या यह निर्वाण है? हाँ, यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था, जिसे महावीर ने कैवल्य और कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सभी उपलब्धियों की समाप्ति है। यह मौन अंत नहीं है, यह मौन तो जीवन का वास्तविक आरंभ है, जहां कुछ भी अधूरा नहीं बचता। जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जिसने यह मौन छू लिया, उसके लिए अब जीवन साधारण नहीं रह जाता। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, न किसी को सिखाने, सुधारने या प्रभावित करने की इच्छा बचती है। केवल एक शांत उपस्थिति शेष रहती है, जो अपनी उपस्थिति मात्र से सब कुछ बदल देती है। चेतना की अंतिम अवस्था मौन है, न विचार, न अनुभव, न कोई केंद्र। यह मौन पूर्णता का प्रतीक है, खालीपन का नहीं। यहां से जीवन एक नई दृष्टि से शुरू होता है, बिना किसी मांग के। यही वह बिंदु है जहां अध्यात्म समाप्त नहीं, बल्कि खिलता है। ओशो की द सुप्रीम डॉक्ट्रिन कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का नक्शा है, जहां हर अध्याय हमें एक और परत के पार ले जाता है। मन, विचार, अहंकार, मैं, अनुभव, इन सबको एक एक कर गिराते हुए यह ग्रंथ हमें शुद्ध मौन, पूर्ण जागरूकता और जीवित ध्यान की ओर ले जाता है। ये कोई सिद्धांत नहीं है जिसे याद रखना है, ये एक एहसास है जिसे जीना है। और जब आप इसे जीते हैं तो हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर संबंध प्रेम बन जाता है और हर सांस पूजा बन जाती है। अगर आपको यह यात्रा गहराई तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं आपको सबसे गहरी बात कौन सी लगी, या फिर आप कौन से अध्याय को बार बार सुनना चाहेंगे। और अगर आप ऐसी ही गहराई भरी ज्ञान यात्राओं का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सिर्फ सूचना नहीं, अंतर्दृष्टि देंगे।